हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर करते हैं गाइस। इसमें हम बहुत ही आसान तरीके से गाइस समझाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से गाइस क्वेश्चन आंसर को कर सकें। इसमें चित्र और डायग्राम का फुल प्रयोग किया है जिससे कि आप रट कर नहीं गाइस समझ कर करें। और देखी हुई चीज़ हम जानते हैं गाइस ज़्यादा देर तक याद रहती है सुनी हुई चीज़ की अपेक्षा। क्योंकि गाइस आप सोचिए, कभी आपसे कोई टीचर गाइस आप किसी स्थान के बारे में बताती है, पढ़ाती है गाइस, तो वो जल्दी भूल जाता है। लेकिन गाइस आप पिकनिक में उसी स्थान का यदि भ्रमण करके आते हैं और फिर यदि कोई आपको 3-4 साल बाद भी पूछता है तो क्या आप भूलते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। इसीलिए गाइस हमने देखकर पढ़ाने की कोशिश की है, समझाने के बहुत अच्छे से समझाया है, समझा के गाइस दिखाया है जिससे कि आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। इस बोर्ड एग्जाम क्या हम देखते हैं गाइस, हम रट के तो चले जाते हैं क्वेश्चन आंसर, लेकिन 2 दिन नहीं होता और जब तीसरे दिन रिविजन करने को बैठते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ा था हमने। ठीक है, इसीलिए गाइस हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस चलते हैं, लगाते हैं अभ्यास प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है। गाइस अलैंगिक जनन की एक विधि क्या है? मुकुलन है, जिसमें अलैंगिक जनन क्या होता है हम आपको बता चुके हैं गाइस इसमें लेक्चर पार्ट में, जिसके तहत गाइस इसको नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अकेला जीव ही क्या कर लेता है? जनन कर लेता है, अपने जैसे जीव का निर्माण कर लेता है। इस विधि की गाइस इसमें 6 विधियों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो गाइस उसी विधि की एक विधि है मुकुलन विधि। तो किन जीवों में गाइस मुकुलन विधि के द्वारा लैंगिक जनन होता है हमको ये बताना है। तो देखिए अमीबा में होता है क्या? बी नंबर ईस्ट में होता है, या प्लाज्मोडियम में होता है, या लेशमानिया में होता है। सो गाइस मुकुलन विधि हमने देखा था वो, तो मुकुलन विधि में किसके तहत गाइस एक जीव का जनन होता है? तो हम देखते हैं ईस्ट या हाइड्रा में। तो इसके तहत कैसे होता है गाइस? एक देखिए यहाँ पे एक जीव था, वहाँ पे एक मुकुल होता है बीच में, और गाइस यही मुकुल क्या करता है? बढ़ता जाता है और एक नए जीव का निर्माण कर लेता है इसी के समान। उसी को हम मुकुलन विधि कहते हैं। ठीक है ना। अमीबा में कोई पूछता है तो आप बोलेंगे द्विखंडन विधि के तहत होता है। 2 खंडों में अमीबा की कोशिका होती है, उसके 2 खंडों में लास्ट में टूट जाती है गाइस, और 2 खंड टूटती नहीं है, मतलब कि 2 खंडों में विभक्त हो जाती है और 2 अमीबा बन जाते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार गाइस ईस्ट का हमने बता दिया, इसमें मुकुलन के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम में किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम गाइस हम देखते हैं किसका विषय, एक प्रकार से मलेरिया का है लगता है जीवाणु। तो देखिए प्लाज्मोडियम में एक कोश से गाइस बहुत सारी कोशिकाओं का, बहुत सारे जीवों का निर्माण इकट्ठा बहुखंडन विधि के तहत प्लाज्मोडियम क्या करता है? जीवों का निर्माण करता है अलैंगिक विधि के में। लेशमानिया में क्या होता है? इसमें भी अलैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन यह द्विखंडन विधि के तहत होता है। इसमें एक जीव से 2 खंडों में विभक्त हो जाता है, 2 कोशिका बन जाती है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, यदि इसका क्वेश्चन बनता है गाइस तो हम इसमें चित्र और डायग्राम में जरूर समझाएंगे। देखिए निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? जो मानव में हम देखते हैं लैंगिक प्रजनन होता है, मादा की भी जरूरत होती है और नर की भी होती है। तो यही बताया है कि मादा में कुछ विशेष अंग होते हैं, इसी प्रकार पुरुष में भी कोई विशेष अंग होते हैं जनन के। तो कौन सा अंग मादा जनन अंग का नहीं है? तो गैस देखिए, क्या मादा में अंडाशय होता है जनन अंग में? तो गैस आप बोलेंगे बिल्कुल, यहीं से तो अंडाणु निकलते हैं। ठीक है ना। और फिर गर्भाशय होता है क्या? बिल्कुल होता है मादा में। जब तो गैस वो जनन अंग गर्भाशय भी है, क्योंकि उसी में तो गैस भ्रूण पलता है। इसके बाद शुक्रवाहिकाएं होती हैं का, या डिम्ब वाहिकाएं होती हैं? तो गैस इसमें जो राइट आंसर होगा, मतलब कि मादा जनन अंग का भाग नहीं है, तो वो सही है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नर जनन अंग का भाग है। इसे शुक्रवाहिकाएं शुक्राणु लेकर के आती हैं गैस नर जनन अंग से मादा जनन अंग में। शुक्रवाहिकाएं शुक्राणु का गैस एक स्थानांतरण करती हैं। ठीक है ना, जो कि शुक्राणु पुरुषों में पाए जाते हैं, ना कि मादा में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। परागकोश होते हैं, परागकोश क्या होते हैं? परागकोश में होता है क्या? परागकोश में क्या होता है? परागकोश क्या है आगे आपको ये बता दें। सो गाइस परागकोश क्या है? एक पुष्प है गाइस, और पुष्प के हम देखते हैं पुष्प में कोई पुष्प में क्या स्त्री केसर भी पाया जाता है, पुंकेसर। तो गाइस जो पुंकेसर होता है, जो पुंकेसर होता है उसका ही एक भाग होता है गाइस। हम देखते हैं इस प्रकार की रचना पाई जाती है। तो पुंकेसर में क्या होता है हमें ये देखना है। परागकोश में होता क्या है, इनको गाइस हम पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर के भाग होते हैं परागकोश, ठीक है ना। परागकोश में क्या होता है? क्या बाह्यदल होता है? तो गाइस बाह्यदल तो ये पुष्प का भाग है, परागकोश का थोड़ी ना है, परागकोश थोड़ी होते हैं उसमें, परागकोश में थोड़ी होता है। अंडाशय होता है क्या? अंडाशय तो बिल्कुल नहीं होता है, अंडाशय तो गाइस स्त्री केसर का भाग है फूल में। अंडप होता है क्या? अंडप भी नहीं होता है। परागकोश में आखिर होता क्या है? तो गाइस राइट आंसर है परागकण होते हैं, और परागकण जिम्मेदार वर्तिका में जाते हैं, और गाइस दोनों मिलकर के क्या नए बीज का निर्माण करते हैं, फल का निर्माण करते हैं, जिससे नया पौधा उग सके। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास प्रश्न का। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्या है, इसके क्या लाभ है? अलैंगिक क्वेश्चन ये पूछा है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन का क्या लाभ है, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा था गाइस चैप्टर में कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन दो प्रकार से दो प्रक्रियाएं हैं अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की, ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन कैसे होता है गाइस? इसमें कोई जीव अकेले ही अपने जैसे जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। कोई जीव है और वो यदि जनन करना चाहता है, अपने जैसे जीव का निर्माण करना चाहता है, तो वो कर सकता है, अकेले कर सकता है। लेकिन जो लैंगिक जनन है गाइस, ये अकेले जीव का निर्माण ना करके इसके लिए दो विपरीत लिंगों वाले जीव की जरूरत पड़ती है, तभी वह क्या कर पाता है? जनन कर पाता है, ठीक है ना गाइस। जैसे कि स्त्री में स्त्री मादा और नर की जरूरत पड़ेगी तो ही वो क्या कर पाएगा? जनन कर पाएगा। ये होता है लैंगिक जनन। तो अब देखते हैं गाइस लैंगिक जनन किस प्रकार ज़्यादा लाभकारी होता है अलैंगिक जनन की अपेक्षा। तो लैंगिक जनन के लाभ देखेंगे और अलैंगिक जनन की अपेक्षा में, ठीक है ना, किसकी अपेक्षा में कौन सही है ये देखना है हमको। देखिए लैंगिक जनन की संतति में नए गुणों का विकास की संभावना होती है और अलैंगिक जनन में नहीं होती है। हम देखते हैं कि गाइस जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जो केंद्र कोशिका में क्या होते हैं? केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या होता है गाइस? हमने पढ़ाया था, एक कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, उसमें होते हैं डीएनए। और गाइस डीएनए जब बहुत सारे बन जाते हैं, अपने जैसे प्रतिकृति बनाते हैं, जिस प्रकार पिता की कृति होती है उसी प्रकार बच्चे में जाती है, और उसी से होता है कोशिका विभाजन। तो कोशिका जब विभाजन होता है तो एक कोशिका से दो क्या होती है? दो डीएनए बन गए। तो डीएनए जब बन गए बहुत सारे, तो गाइस दो डीएनए हो गए, है ना। दो डीएनए में बने दो केंद्रक बनेंगे। जब दो केंद्रक बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? दो कोशिकाओं का निर्माण होगा अलग अलग, क्योंकि एक कोशिका में तो एक ही केंद्रक रहता है। तो दो कोशिकाओं को जो निर्माण हो रहा है गाइस, तो उसमें जो दो कोशिकाएं बन रही हैं तो रासायनिक प्रक्रिया के तहत बन रही हैं, तो एक सी ना बनने के कारण इसमें नए गुण भी आ जाते हैं। जैसे गाइस पिता कम बुद्धि वाला है तो इसमें हम देखते हैं हुबहू संतान तो पिता जैसे होगी, ठीक है ना। मतलब हाथ पैर उसके एक है तो उसका एक होगा, दो है तो दो, मतलब कि पिता के दो हाथ पैर हैं तो बच्चा की भी होंगे। लेकिन इनमें गाइस कुछ गुण अलग भी पाए जाएंगे, जैसे कम गाइस थोड़ी बहुत आकार चेंज हो जाएगा उसका। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये डीएनए में आकार चेंज हुआ है, बिल्कुल हुबहू तो बने नहीं है इस डीएनए के, ठीक है ना। कोशिकाएं का निर्माण नहीं हुआ है, और साथ में इनकी बुद्धि भी चेंज हो सकती है। जैसे पिता कम बुद्धि वाला था लेकिन बच्चा ज़्यादा बुद्धि वाला है। गाइस पिता कम ताप को सहन करता था, जैसे पहले गर्मी कम होती थी, तो इसी डीएनए के गाइस आकार परिवर्तन होने के कारण इनमें गाइस कुछ विपरीत भी होने की संभावना है, कुछ नए गुणों का विकास भी हो सकता है। तो ये होता है अलैंगिक जनन में, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसा पिता होगा वैसे ही बिल्कुल पूरी सेम टू सेम संतान होगी, ठीक है ना। पहला हमने देखा। इस पे दूसरा क्या होगा? नवीन संततियों में विभिन्नता का विकास होता है जो अलैंगिक जनन में नहीं होता है। तो गाइस हमने क्या देखा? जो नई संतान है गाइस उनमें थोड़ी बहुत विभिन्नता का क्या हो जाता है? विकास होता है। गाइस जो पिता पहले के
के बच्चे देखते हैं अपन उतने बुद्धिमान नहीं होते थे, लेकिन आज के बच्चों का क्या हो रहा है, और ज़्यादा विकास होता जा रहा है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे बच्चे थे उसी प्रकार गाइस, जिस प्रकार पिता थे उसी प्रकार उनकी संतान होती। तो इसका सब प्रॉब्लम क्या रहती है ऐसे में गाइस, तो देखते हैं अपन। ऐसे में तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे गाइस। पहले तो इतना ज़्यादा ताप नहीं होता था, लेकिन अब कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि नहीं पड़ती है। पहले बिना कूलर के लोग रहे आते थे। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। हम देख रहे हैं पृथ्वी और ज़्यादा गर्मी होती जा रही है, और हमारा शरीर गाइस चेंज नहीं होगा तो हम रह पाएंगे क्या जीवित? नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए गाइस अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन बहुत सही है। अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं इसी स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए में सहायक होती हैं गाइस। यही बात कही गई है कि यदि हमें, जैसे देखते हैं, जैसे पिता की सहन करने की शक्ति कम थी, लेकिन बच्चों की सहन करने की शक्ति ज़्यादा हो रही है। तो गाइस ये ज़्यादा होना ज़रूरी भी है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, क्योंकि पहले तो क्योंकि परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, अपना वातावरण चेंज हो रहा है, और वातावरण यदि चेंज हो रहा है और हम चेंज नहीं होंगे गाइस, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी चेंज नहीं होगी तो वो सहन कैसे कर पाएगी? वो तो खत्म ही हो जाएगी, उनका तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती हैं, जो कि लैंगिक जनन में संभव नहीं है। जो कि ऐसा होना गाइस लैंगिक जनन में संभव नहीं है। अतः अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्या है गाइस, बहुत ही लाभकारी है। आई होप गाइस इनसे आपको क्लियर हो गया होगा। तो लैंगिक जनन में हमने क्या क्या देखा गाइस, क्यों है जरूरी? इनमें गाइस नए गुणों का विकास हो जाता है लैंगिक जनन से। और हमने क्या देखा गाइस, जो कि लैंगिक जनन में जो नई संतान है उनमें विभिन्नता का विकास हो जाता है, और जिससे उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनकी गाइस बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना? और अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम आगे सेकंड वाला है, मतलब अभ्यास प्रश्न का, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाते हैं तो उसका था। ठीक है ना? देखिए मानव में वृषण क्या कार्य करता है। तो गाइस हम देखते हैं मानव जनन अंग में, जहाँ से गाइस व्यक्ति का जनन अंग है एक मानव का वृषण। ठीक है ना? वही उसी से क्या होता है, जनन शुरू होता है, मतलब शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु और अंडाणु, माता के अंडाणु मिलके एक नया बच्चे का जन्म होता है, गर्भ का निर्माण होता है। तो गाइस शुक्राणु वृषण का क्या कार्य है हमको ये देखना है। तो देखिए देखते हैं अपन इसका आंसर। देखिए मानव में वृषण का नर जनन अंग कोषों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है यहाँ पे, और इससे अतिरिक्त टेस्टोरेन, हमने शुक्राणु का निर्माण होता है तो बता दिया था, लेकिन इससे टेस्टोरेनॉन्स नामक हार्मोन्स का भी स्त्रावण होता है। और टेस्टोरेनॉन्स हार्मोन्स का स्त्रावण होने से होता है गाइस, तो फिर क्या होता है उसमें, अभी इस डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। तो आगे वृषण से शुक्राणु बनते हैं, हमने ये देखा, और इससे टेस्टोरेनॉन्स नामक हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है ना? जो हार्मोन्स टेस्टोरेनॉन्स निकलते हैं उससे क्या होता है, शुक्राणु के उत्पादन में नियंत्रण होता है, और अतिरिक्त लड़कों में जो यौवनावस्था के लक्षण का भी नियंत्रण होता है। जो गाइस एक तो ये हार्मोन्स क्या करता है, शुक्राणु को बनने में भी सहायक है, और अतिरिक्त शुक्राणुओं के बनने में नियंत्रण करता है। और साथ में यौवनावस्था में जो लक्षण दिखाई देते हैं गाइस, कहीं हम देखते हैं लड़कों में बहुत से लक्षण अलग से दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि गाइस उनमें पिंपल निकल आना मुंह में, है ना, और साथ में हम देखते हैं जननांगों में बाल आ जाना, है ना। तो गाइस इनमें भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। ये है गाइस वृषण कोष। यहाँ पे क्या बनते हैं, यहीं पे बनते हैं गाइस शुक्राणु और अंडाणु मिलने से ही क्या बनता है, और अंडाणु मादा में बनते हैं। ठीक है ना, मादा में बनते हैं, जो कि यहीं से गाइस शुक्राणु बनते हैं, और यहाँ से शुक्राणु जाकर यहाँ से एक टेस्टोरेनॉन्स हार्मोन्स भी निकलता है यहीं पे, और वृषण कोष है। तो यहाँ से जिससे कि गाइस उनमें नियंत्रण टेस्टोरेनॉन्स जो हार्मोन्स निकलता है गाइस, उससे वो क्या करता है, इस वृषण कोष में नियंत्रण का काम करता है। ठीक है ना, नियंत्रण का काम करता है, जिससे एक्स्ट्रा शुक्राणु न बने, और साथ में क्या हो, यौवनावस्था में जो लड़कों के परिवर्तन दिखाई देते हैं तो उनमें भी कंट्रोल करता है। और फिर यहीं पे आप देख रहे हैं वाहिकाएं वगैरह हैं, जिससे कि यहाँ से वाहिकाओं से माध्यम से क्या होते हैं, वृषण बाहर निकल जाते हैं। और गाइस महिलाओं में गाइस अंडाणुओं से मिलते हैं और
गर्भ का निर्माण होता है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा गाइस, वृषण में क्या होता है, वृषण कोश के कार्य क्या है, वृषण कोश में शुक्राणु को बनना, ठीक है ना, बनाना, और गाइस टेस्टोस्टेरोन, इसी में गाइस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है जो कि इनमें नियंत्रण रखता है। ये आप इतना याद रख सकते हैं, दो चीज़। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। दो चीज़ आप याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्राणु बनते हैं और वहीं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मतलब ऋतुस्राव क्या होता है। ऋतुस्राव मतलब कि गाइस आप समझ जाइए कि पीरियड्स, ठीक है ना। ऋतुस्राव क्यों होता है और क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं अब PDF के माध्यम से। वो तो हमने निजी भाषा में सबको समझने के लिए बता दिया। देखिए, जब एक अंड निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति में बनने वाली परत कोई उपयोग नहीं रहता है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर का म्यूकस में के रूप में निष्कासित हो जाती है, इसलिए ऋतुस्राव होता है। सो गाइस क्वेश्चन आंसर क्या बोला गया है कि ऋतुस्राव होता क्यों है। तो ऋतुस्राव होने का कारण क्या है गाइस। सो गाइस हम देखते हैं कि ऋतुस्राव महिलाओं में होता है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये महिलाओं के अंडाशय है, ये महिलाओं का क्या है, अंडाशय है। यहीं से निकलते हैं गाइस क्या, अंडाणु निकलते हैं गाइस। तो हर महीने ऋतुस्राव में गाइस ये जो हम देखते हैं गर्भाशय में गाइस, गर्भाशय एक जब इंसान की जो किशोरावस्था से ऋतुस्राव प्रारंभ होता है और तभी से क्या अंडाणु भी निकलना शुरू करते हैं, ठीक है ना। जब अंडाणु निकलना शुरू करते हैं तो हर महीने गाइस जो महिला होती है वो उसका शरीर गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो गाइस ये गर्भाशय है, इसकी भित्ति क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, ताकि वो गर्भ को धारण कर सके, भ्रूण को धारण कर सके। और गाइस जब महिला गर्भ को धारण नहीं करती है उसको गाइस कोई भी क्या नहीं मिलता है, शुक्राणु नहीं मिलता है, और ना ही वो उसके शरीर में शुक्राणु का प्रवेश होता है और ना ही वो गर्भ को धारण करती है। तो यही गाइस जो ये म्यूकस मतलब गाइस ये जो यहाँ पे जो मोटी भित्ति बन गई थी तो वो क्या होती है, वो टूट करके जब उसको शुक्राणु नहीं मिलता है तो टूट करके वो रक्त के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं, ठीक है ना। यही लिखा था, देखिए यहाँ पे क्या था, अंड निषेचन नहीं होता है। अंड निषेचन मतलब अंड शुक्राणु से नहीं मिलता है। तो फिर क्या होता है, जो गर्भाशय की भित्ति हो गई थी मोटी, परत का कोई उपयोग नहीं रहता है। तो उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा जो मोटी हो गई है, ठीक है ना। तो अतः यह परत धीरे धीरे क्या हो जाती है, टूट जाती है और योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस किसके द्वारा गाइस रूप में यह बाहर निकल जाती है। इसलिए इसको हम ऋतुस्राव कहते हैं। रक्त के माध्यम से निकलती है कि नहीं निकलती। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं अपन, गर्भ निरोधक विभिन्न विधि कौन कौन सी हैं, इनके बारे में। गर्भ निरोधक क्या कहलाता है, तो गर्भ धारण ना हो इसके निरोध की गाइस कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में देखते हैं। इसकी गाइस विभिन्न विधियां हैं। एक है पहली गाइस हम देखते हैं यांत्रिक विधि, इसके द्वारा भी गर्भ को रोका जा सकता है धारण करने से। पुरुष द्वारा गाइस कंडोम का उपयोग तथा स्त्रियों में लूप या कॉपर टीका को गर्भाशय में स्थापित करके, मतलब कि गैस वहाँ पे कॉपर टी का उपयोग करके या फिर कंडोम का उपयोग करके, आप इतना समझ लीजिए, बाद में समझ में आपको आ जाएगा, का उपयोग करके गर्भाशय में स्थापित करके इसको गर्भ को धारण करने से रोका जा सकता है। ये है गैस यांत्रिक विधि, ठीक है ना। यंत्र है एक प्रकार का। आप देखिए क्वेश्चन सेकेंड विधि क्या है, शल्य क्रिया विधि। अब शल्य क्रिया विधि क्या है, पुरुष में जो शुक्र वाहिकाएं हैं गाइस उसमें अवरुद्ध करना, जिससे कि शुक्र वाहिकाएं क्या ना निकालें, शुक्राणु ना निकालें, ठीक है ना। तथा स्त्रियों में जो अंड वाहिकाओं को, हाँ, तो हम शल्य चिकित्सा में क्या हो रहा है, एक विधि हमने देखी, पुरुष क्या करें, शुक्र वाहिकाओं के द्वारा मार्ग क्या कर दें, अवरुद्ध कर दें। और स्त्रियों में जो अंडवाहिनी है जहाँ से अंडाणु निकलता है उसे शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे मार्ग में समापन करना या फिर वहीं से गैस उसको बंद कर देना। तो ये होती है शल्य चिकित्सा विधि, हमें देखा जाता है अभी। तो इन विधियों के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, गर्भ को रोका जा सकता है। तो ये तो सिंपल सी विधि है, ये तो सब कोई जानता होगा कि मतलब जहाँ से शुक्राणु निकल रहे हैं, शुक्र वाहिकाओं को बंद कर दिया जाए। तो जब शुक्राणु
शुक्राणु नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, फिर गर्भ तो धारण हो नहीं सकता है ना। शुक्राणु और अंडाणु और अंडवाहिनियाँ जहाँ पे अंडाणु निकलते हैं उसको अवरुद्ध कर दिया जाए उनका मार्ग, तो इससे भी हो सकता है। और लेकिन गाइस इस विधि में हम देखते हैं, लेकिन यह विधि दुरुपयोग हो रहा है जो कि गैर कानूनी है। इसके बाद हम देखते हैं गाइस हार्मोन्स का संतुलन करना। अब हार्मोन्स में गाइस भी निकलते हैं, हमारे हार्मोन्स भी जनन के लिए गाइस उपयोगी होते हैं, और यदि हार्मोन्स नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, कहाँ से, वृषण से निकल रहा था गाइस, तो उससे क्या होता है, वृषण से निकलता है तो वो नियंत्रण कर सकता है। इसके बाद हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट हार्मोन्स निकलता है जो कि शुक्राणु को गाइस स्त्रावण करता है, शुक्राणुओं से क्या करता है और आगे भेजता है। जब ये हार्मोन्स ही नहीं निकलेंगे गाइस तो क्या होगा, तो वो अपने आप गर्भ वो जाएंगे नहीं, शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो फिर क्या कहाँ से गर्भ धारण होगा। इसके लिए गाइस लोग गोलियां खा लेते हैं, गोलियों का सेवन करते हैं जिससे कि ये हार्मोन्स का संतुलन हो सके। इसके बाद 5वां है प्राकृतिक विधि। आत्म संयम के द्वारा ऋतु स्त्रावण को रोका जा सकता है, मतलब खुद ही आप आत्म संयम, स्वयं से संयम रखिए, रख करके भी लोग ऋतु स्त्राव को अवधि के समय गाइस आत्म संयम के द्वारा, जब ऋतु स्त्राव आता है, ऋतु स्त्राव मतलब पीरियड्स के टाइम 10 से 17वें दिन तक गाइस कोई भी संबंध, 17वें दिन तक यौन संबंध से दूर रहना, तो ये प्राकृतिक है कि आप उनसे मतलब कि यौन संबंध करिए ही नहीं, तो फिर कहाँ से अब गर्भ धारण होगा। इसके बाद देखिए एक ये है क्वेश्चन नंबर, एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीवों में जनन की पद्धति में क्या अंतर है। तो एक कोश के जीव क्या होते हैं गाइस, जो एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे अमीबा क्या है, एक बहुत छोटा जीव है गाइस, छोटे छोटे जीव के लिए गाइस बहुत सारी कोशिकाएं नहीं होती, लेकिन हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर तो गाइस बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाएं गाइस क्या बनाई हैं, ऊतक बना है, और ऊतक से अंग बना है, और अंग से शरीर बना है, ठीक है ना। तो हमारा शरीर तो बहुत कोशिकाओं से, लेकिन कुछ कुछ जीव कैसे होते हैं, एक कोश के होते हैं। तो एक कोश के एवं बहुकोश के जीवों में जनन की पद्धति में क्या अंतर पाया जाता है। तो गाइस एक कोश के जीव किस प्रकार जनन करते हैं और बहुकोश के जीव किस प्रकार जनन दो अपने जैसे जीवों का निर्माण करते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर देते हैं अपन, एक कोशिका जीव, एक कोश के जीवों में प्रजनन केवल गाइस अलैंगिक विधि के द्वारा होता है। इनके गाइस ये बहुत छोटे होते हैं, और ये गाइस इनके लिए दो नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, ये क्या कर लेते हैं, अकेले ही प्रजनन अपने जैसे जीव का निर्माण कर लेते हैं। गाइस पता चला ये टूट गए और उससे नया जीव का निर्माण हो गया, ऐसा होता है इनमें, है ना। या फिर गाइस एक जीव है गाइस, इसमें जैसे एक कोश के जीव है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, तो आगे केंद्रक गाइस 2 केंद्रक बना, और फिर क्या हो गया, इन कोशिकाओं का क्या हो गया, विभाजन हो गया, और गाइस ये 2 कोशिकाएं निकल के इसी से आ जाती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। इनको नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इस अलैंगिक विधि से होता है। और जबकि हम देखते हैं बहुकोश के जीवों में जिनकी संरचना जटिल होती है गाइस, उनमें बहुकोश के जीवों में गाइस कुछ कुछ जीवों में जिनकी सरल संरचना है बहुकोश के जीवों की, एक होती है सरल संरचना बहुकोशिकियों में, और एक होती है जटिल संरचना। तो गाइस हम देखते हैं जो सरल संरचना वाले बहुकोश के जीव हैं, तो वो तो बिना गाइस उनके लिए भी अलैंगिक जनन हो जाता है, वो अकेले जनन कर लेते हैं। और लेकिन जिसकी संरचना जटिल है, हाथ है, पैर है, मुंह है, बहुत अंगों से मिलाकर के बना है जिनका शरीर, अंग कोशिकाएं हैं, कोशिका से ऊतक बने हैं, ऊतक से गाइस यदि अंग बने हैं जैसे हाथ पैर मुंह, फिर शरीर बना है, वो जटिल कोशिका है, इस तो उनको क्या लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है। तो बहुकोश के जीव में लैंगिक और अलैंगिक दोनों की जरूरत होती है, जबकि हमने देखा था एक कोश के जीव में गाइस लैंगिक विधि के द्वारा बस वो जनन कर लेता है। आई होप गाइस आपको क्लियर होगा। जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, जो रिप्रोड्यूशन है, जो अपने जैसे जीव का निर्माण जो लोग जो करते हैं, जो सजीव, तो गाइस वो किसी प्रजाति की
समष्टि सृष्टि में स्थायित्व के लिए किस प्रकार सहायक है। तो आप ही सोचिए गाइस, यदि जनन ना होता तो कोई भी स्पीसीज या कोई भी प्रजाति, जैसे गाइस बकरी की प्रजाति है, भेड़ की प्रजाति है, मानव प्रजाति है या जीव पौधों की प्रजातियां हैं, तो क्या वो सृष्टि में समष्टि में गाइस उनमें स्थायित्व होता? वो अभी तक होती। स्थायित्व मतलब कि गाइस स्थायी रूप से रह पाते क्या वो लोग? हम देखते हैं कुछ एक टाइम के बाद सबकी मृत्यु हो जाती है, सभी सजीवों की। तो गैस हम वो स्थायी कैसे रह पाते हैं? तो भाई गैस उसका कारण है जनन। क्या है उसका कारण? जनन। अब इसको आंसर को अपन पढ़ते हैं। देखिए, जनन मतलब अपने जैसे जीव का निर्माण करना। जनन के कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है। हम देखते हैं निरंतरता कैसे बनी है गाइस। उसी सजीव क्या करता है, ये अपने जैसे जीव का निर्माण करता है, फिर गाइस वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जो सजीव का वो निर्माण करके गया है वो जीव का निर्माण करेगा, फिर वो खत्म होगा। हम ये देखते हैं, हम ये निरंतरता बनी रहती है, ठीक है ना। और जनन जीवों में लगभग अपने जैसे जीवों का जन्म देते हैं। क्या करते हैं जनन में? लगभग अपने ही समान जीवों का निर्माण करते हैं। जैसे बकरी का बच्चा बकरी होता है कि नहीं होता है? इसके कारण इनकी प्रजाति बनी रहती है। इस कारण गाइस स्पीसीज की जनसंख्या बढ़ती जाती है और अनुकूल परिस्थिति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनके जो गुण हैं गाइस, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संवहन जनन ही संभव है, जनन के द्वारा ही संभव है। तो हम देखते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या से संवहन जो होता रहता है उनमें, तो वो जनन के द्वारा होता है, जन्म लेते हैं, है ना। और जनन का विकास से गाइस जनन के विकास का ही योगदान है। हम देखते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी गाइस इस समष्टि में स्थायित्व बना रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीसीज बढ़ती रहती है। जनन किसी स्पीसीज की समष्टि का संरक्षण कर उसके स्थायित्व में सहायक है। तो गाइस जो जन्म है, जो जनन होता है, जनन मतलब आप ही सोच लीजिए जन्म, ठीक है ना। प्रजनन के द्वारा ही जो स्पीसीज है, कोई प्रजाति है, जैसे चाहे वो भेड़ की हो चाहे बकरी को हो, वो समष्टि में मतलब सृष्टि में गाइस संरक्षण उनको प्राप्त है और वो स्थायित्व रूप से बनने में सहायक होती है। आई होप गाइस आप गाइस हमने इसमें क्या देखा, एक तो जनन के द्वारा निरंतरता बनी रहती है, ठीक है ना। और सभी जीव जैसे जन्म के कारण ही जनसंख्या में वृद्धि होती है और अनुकूल परिस्थितियों में उनमें क्या पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें संवहन होता रहता है और वो विकास होता रहता है। हमने 3 चीज़ें देखी। इसके बाद क्या देखा गाइस, इनमें स्थायित्व जनन के माध्यम से इनमें स्थायित्व आता रहता है। आज गाइस देखते हैं गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। लोग अक्सर हम देखते हैं कि गर्भ को निरोधक कि जिससे गर्भ धारण ना हो ऐसी युक्तियां आप करते हैं। जैसे कि गाइस आपने देखा सुना होगा कि ऑपरेशन करवाना बच्चों वाला जिससे कि बच्चे पैदा ना हो, है ना, या फिर गोलियां दवाइयां खाना। तो युक्तियां अपनाते हैं। जैसे हमने बहुत सी युक्तियां पढ़ी, शल्य क्रिया पढ़ी, इसके बाद गाइस हमने प्राकृतिक क्रिया पढ़ी, एक गाइस यांत्रिक क्रियाओं के बारे में देखा कि जिससे गर्भ निरोधक हो सकता है। तो गाइस इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों लोग गर्भ निरोधक युक्तियों को क्यों अपनाते हैं? देखिए इसका आंसर देखते हैं। यौन क्रियाओं के द्वारा हम देखते हैं कि गर्भधारण की संभावना सदैव बनी रहती है और गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर पर गाइस शरीर एवं भावनाओं की मांग पर आपूर्ति बढ़ जाती है। उसको गाइस शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से उसको आपूर्ति करनी होती है। जैसे गाइस यदि गर्भधारण है तो उसको एक्स्ट्रा चीज़ खानी चाहिए, तब तो होने वाला शिशु अच्छा होगा, है ना। उसको अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है, कैलोरी की भी ज़रूरत होती है। तो गाइस उसकी आपूर्ति भी बढ़ जाती है। तो क्या देखा हमने, स्त्री के शारीरिक एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है। यदि वह स्त्री एवं यदि वह उसके लिए गाइस तैयार नहीं है वह स्त्री, तो उसके गाइस स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हमने ये देखा गाइस क्या होता है, भावनात्मक और शारीरिक रूप से उसकी आपूर्ति गाइस बढ़ जाती है और यदि स्त्री गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है तो उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमने ये देखा। इसके अतिरिक्त गाइस और क्या कारण हो सकता है, तो शारीरिक अस्वास्थ्यता और असमर्थता भी गर्भधारण न करने के लिए बाध्य
कर सकती है। इस कारण गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनानी पड़ती हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है गाइस, कि हो सकता है वो स्त्री क्या हो, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, वो बीमार हो, तो गाइस वो असमर्थ हो गर्भ धारण करने के लिए, गर्भ का पालन करने के लिए। इसलिए भी लोग क्या करते हैं, गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाते हैं। और तीसरा कारण जनसंख्या वृद्धि। हो सकता है गाइस उसके बच्चे हो गए हों एक्स्ट्रा, अब वो एक्स्ट्रा बच्चों का क्या करेगी, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि अभी एक बच्चा तो गाइस पल नहीं रहा, दूसरा को क्या करोगे। इसीलिए भारत सरकार कहती है 2 बच्चे सबसे अच्छे, है ना। इसके लिए गाइस, इसीलिए गर्भ निरोध ये भी आप लिख सकते हैं, है ना, कि गाइस हो सकता है उसके 1-2 बच्चे हो गए हों, इसीलिए भारत सरकार क्या कहती है कि उसको गाइस उनको यदि रहेंगे तो उनको पालने की भी तो समस्या होती है कि नहीं होती है। 2 बच्चे यदि 1-2 बच्चे हैं जिसके, तो उतने ही काफ़ी हैं। तो ये होता है। इसके लिए गाइस एक तो शारीरिक और मानसिक रूप से गाइस उसको भावनात्मक रूप से आवश्यकताएं गाइस बढ़ जाती हैं। और लोगों में गाइस हो सकता है स्त्री क्या हो, असमर्थ हो शारीरिक रूप से गर्भ धारण करने के लिए। 2 कारण हमने इसमें देखे हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट आज की स्लाइड का गाइस। क्वेश्चन नंबर क्या है, पुष्पों की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बना क्या होता है। तो गाइस हम देखते हैं उनके सभी भागों का गाइस चित्र बनाया गया है। देखिए ये होता है गाइस, पुष्प में क्या होता है, बाह्यदल होता है। क्या होता है, बाह्यदल होता है। इसके बाद हम देखते हैं गाइस पुष्प में एक अंडाशय होता है। अंडाशय किससे लगा होता है गाइस, अंडाशय से लगी हुई एक जाती है गाइस वर्तिका। ये आप देख रहे हैं, ये गाइस अंडाशय से होती हुई जाती है। ये है गाइस अंडाशय, अंडाशय से लगी हुई क्या जा रही है, वर्तिका कहते हैं इसको, इस लाइन को। और इस लाइन के वर्तिका से ही गाइस क्या होती है, वर्तिका में ये जो भाग दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है गाइस, वर्तिकाग्र कहा जाता है। मतलब वर्तिका के आगे का भाग वर्तिकाग्र, ठीक है ना। और ये होते हैं गाइस, ये तीनों क्या होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ये वर्तिका है। मतलब देखिए ये वाला वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है और ये अंडाशय है। और ये तीनों मिलाकर के क्या बनते हैं गाइस, यही है स्त्री केसर। क्या है, स्त्री केसर पुष्प में, जो कि इस पुष्प के जनन अंग हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा स्त्री केसर के बारे में। इसके बाद होता है गाइस, एक होता है पुंकेसर। क्या होते हैं गाइस, पुंकेसर होते हैं। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, इस लाइन के बीच की लाइन में देखिए ये वाली, इसके बारे में पढ़ा। ये सब क्या होता है, स्त्री केसर होता है। अब देखते हैं पुंकेसर के बारे में। तो देखिए जो पुंकेसर होता है ये पुष्पों में नर जनन अंग है। क्या है, पुष्पों में नर जनन अंग है एक प्रकार का। देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, परागकोश होते हैं, तंतु होता है, इसी को मिलाकर के क्या बनते हैं, परागकोश और तंतु को मिलाकर के ही पराग क्या बनता है, पुंकेसर बनता है। और स्त्री केसर में हमने 3 चीज देखी थी, कौन कौन सी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है ना। और पुरुष और गाइस इसमें जो पुंकेसर में कौन कौन चीज़ों से मिलाकर के बनता है पुंकेसर, तो हमने देखा जो पुंकेसर होता है गाइस, पुंकेसर होता है वो परागकोश और तंतु। तो परागकोश कहाँ होते हैं गाइस, आपने पुष्पों में गाइस आपने कभी उसका पुष्प देखा है, किसका बोलते हैं यार वो, धतूरा का पुष्प, उसमें इस प्रकार की गाइस उसको नीचे फाड़ कर देखना, तो इसमें इस प्रकार के गाइस तंतु पाए जाते हैं। देखिए ये परागकोश होते हैं। क्या होते हैं, परागकोश छोटे छोटे होते हैं। और ये भी गाइस अंडाशय से मिलते होते हो जाते हैं। और इससे यही परागकोश वर्तिकाग्र में जाते हैं गाइस। और वर्तिकाग्र में क्या करवाते हैं, यही होता है परागकण वर्तिकाग्र से मिलते हैं। और गाइस अंडाशय में बीजों का निर्माण होता है। ये होते हैं दल, ठीक है ना, जो कली वगैरह होती है, पंखुड़ी होती हैं। क्या होती हैं गाइस, पंखुड़ी होती हैं जो कलरफुल होती हैं। सो गाइस इस प्रकार आप ये बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो तने से लगा हुआ भाग है इसको हम बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बाह्यदल कहते हैं। ये है गाइस बाह्यदल। इसके बाद आप देखिए ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला भाग, सॉरी, जिससे कि ये देखिए यहाँ से ये जाता है तंतु। तंतु में होता है क्या, परागकोश लगा होता है ऊपर, इसमें पराग कण होते हैं जो कि गाइस नर जनन अंग है, मतलब पुष्प में। ठीक है ना, ये है गाइस परागकोश और ये है तंतु। और इसी से मिलकर के बनता है क्या, इसी को कहते हैं हम, इन दोनों चीज़ों को कहते हैं
पुंकेश्वर। क्या कहते हैं गाइस? पुंकेश्वर कहते हैं। ठीक है ना। यहीं से क्या होते हैं? ये परागकोश है, यहीं से परागकण होते हैं इसमें, जो कि गाइस उड़ कर के जाते हैं किसमें? वर्तिकाग्र में। और गाइस वर्तिकाग्र में क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं और अंडाशय होता है। इसी से क्या बनता है गाइस? ये बीज का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना। अब हमने देखा ये नर पुंकेश्वर देखा। अब देखते हैं गाइस स्त्री केसर। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये वाला भाग, जो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, इसी को ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, सॉरी हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए ये वाला भाग, ये, और जिसमें गाइस ये लगा हुआ है ये पूरा भाग, ये, इसको ही हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर में क्या क्या होता है? देखिए ये है गाइस अंडाशय, जहाँ पे गाइस बीज का निर्माण होता है। इसके बाद ये वाला भाग जहाँ से ये डंडी ऊपर जाती है अंडाशय से होते हुए, इसको क्या कहते हैं गाइस? वर्तिका कहते हैं इसको। ये अंडाशय है, ये वर्तिका है गाइस। वर्तिका के ऊपर जो वर्तिका से ऊपर लगी हुई एक और लाइन है गाइस, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। मतलब वर्तिका के आगे का भाग ही क्या हो गया? वर्तिकाग्र हो गया। तो इसी को हम क्या, इन तीनों चीज़ों को मिला करके देखिए ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है गाइस, ये वर्तिका है। इसके बाद होता है अंडाशय, इसी को हम कहते हैं स्त्री केसर। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। और ये आपको जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है ये क्या है गाइस? पंखुड़ी है, दल है। ठीक है ना। ये पार्ट होते हैं गाइस एक उसमें, किसमें? एक पुष्प में। ये है स्त्री केसर और ये है गाइस पुंकेश्वर। ठीक है ना। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कैसा लगा ये वीडियो गाइस? हमने इस प्रकार समझाने की कोशिश की आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। लाइक करें, आपके लाइक से गाइस कुछ नहीं होता है, ओनली हमें ये पता चलता है गाइस कि इस प्रकार से वीडियो डालना भी चाहिए या नहीं डालना चाहिए। हमें ये पता चलेगा गाइस कि हम ये जो मेहनत कर रहे हैं, कहीं चित्र और डायोग्राम लेकर के आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इसमें गाइस आपको हेल्प मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, ये तो गाइस हमें कमेंट बॉक्स ही बताएगा आपका। सो गाइस थैंक यू गाइस।